हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए केमिस्ट्री टेस्ट 96 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है, इन द फॉलोइंग चेंज इफ द एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज 56 देन इक्विवेलेंट वेट विल बी। ठीक है बेटा, आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ये होता है वेट अपॉन ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? अब बेटा इसमें आयरन का वैलेंसी फैक्टर पता चल जाएगा तो हमें इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। बेटा यहाँ देखो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है और यहाँ पे कितना है बेटा, प्लस का 8/3। ठीक है, जब यहाँ से आप चेंज निकालोगे तो वो आएगा बेटा 8/3। ठीक है, और यही जो चेंज है यही क्या है आपका वैलेंसी फैक्टर है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/8। बस वैल्यू पुट आउट कर लीजिए। 56 8/3 है, वो 3 ऊपर चला जाएगा, 7 टाइम जाएगा 21। तो जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन होगा बेटा इस रिएक्शन में कितना होगा, वो 21 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on adding excess of AgNO3 solution into 0.01 mole complex found to be this 0.3 mole yellow precipitate were obtained, then value of X is। बेटा इसमें ब्रोमीन दिख रहा है, AgNO3 को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब AgBr का प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि क्या होगा, येलो कलर का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दो कि जो AgNO3 है वो तो आपका एक्सेस में है, ठीक, लेकिन जो कंपाउंड दिया गया उसकी वैल्यू कितना है, 0.001 मोल है। ठीक है, इसके 0.01 मोल पे जब हम AgBr डालते हैं, AgNO3 डालते हैं तो बेटा AgBr के 0.03 मोल बन रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब यहां से है कि अगर इसका 1 मोल हम कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो इसके 3 मोल बनेंगे। इन द सेंस कि जो AgBr है उसमें जो Br है वो 1 मोल कंपाउंड से हमें 3 मोल AgBr मिल रहा है। ठीक है, 3 मोल Br माइनस अगर मिलेगा तभी तो 3 मोल आपका AgBr बनेगा। इसका मतलब जो कंपाउंड है उसमें जो ब्रोमीन है वो आयनाइज्ड होके 3 ब्रोमीन आयन दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाएं तो बेटा जो आपका ब्रोमीन होगा वो 3 ब्रोमीन बाहर होंगे। मतलब 3 ब्रोमीन बाहर होंगे, कितने हैं, 4 ब्रोमीन अंदर हैं, 3 ब्रोमीन बाहर है, आपका 1 ब्रोमीन अंदर हो जाएगा और बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जो अमोनिया हो जाएगी वो कितना हो जाएगी बेटा 5। तो आंसर क्या होगा बेटा, डी, 5 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the following reaction the rate of formation of SO3 is 100 gram meter inverse, hence the rate of disappearance of CO2। बेटा यहाँ CO2 नहीं है, ये O2 है। ठीक है, CO2 नहीं है, आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पे O2 का डिसअपियरेंस है ना कि CO2 का। बस सॉल्व करते हैं। बेटा आपको दिया क्या है, DSO3/dt, ये दिया है बेटा कितना, 100 ग्राम पर मिनट। ठीक है, पर ये जो बेटा होता है ये कंसंट्रेशन होता है, या तो ये मोल में होगा या मोल पर लीटर में होगा, तो इसको क्या करते हैं, मोल पर लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये बजाय 100 हो गया, SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा, 80 होगा। क्लियर? तो ये हो गया इतना मोल पर मिनट, तो एक्चुअल जो रेट हो गई वो इतना मोल पर मिनट हो गई। बस अब यहां से जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 है वो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 ये हो जाएगा बेटा 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3/dt, यही तो होगा। क्लियर? DO2/dt ये हो जाएगा 1/2 और ये बेटा वैल्यू अभी दी गई है आपको, देखो कितना दी गई है, 100/80। क्लियर? सॉल्व करोगे ये हो जाएगा बेटा 50/80 मतलब 5/8। क्लियर? तो ये जो वैल्यू आई कितनी आई, 5/8 आ गई। ठीक है, मतलब जो O2 की वैल्यू है वो कितना आई, 5/8 मोल पर सेकेंड, पर मिनट। क्लियर? यही तो हुआ। अब हमें क्या चाहिए, इसका इन्होंने वेट दिया है ना कि मोल दिया है, तो इसको वेट में कन्वर्ट क्या करेंगे, तो बेटा मोल दिया है, आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको O2 का मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना है, 32 है, ये हो जाएगा बेटा 20 ग्राम पर मिनट। क्लियर?
तो 20 ग्राम पर मिनट के रेट से क्या होगा, O2 डिसअपियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नोड इन एवन प्लॉट। बेटा ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और उसके बीच में ग्राफ है। तो बेटा जब क्या होता है कि जब फेज चेंज होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे बेटा जो फॉर्मेशन होता है वो नोड का होता है, ठीक है। जब निगेटिव और पॉजिटिव में चेंज हो रहा होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो वहां पे जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं नोड। तो यहाँ पे नोड कितना है बेटा, 1। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये कह रहे हैं कि कोई कंपाउंड है CuX2 रूम टेम्परेचर पे ये डिसोसिएट हो जा रहा है। मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे कोई कंपाउंड लेस स्टेबल होगा तो वो क्या होगा, तभी तो डिसोसिएट होगा। इसका मतलब इस पे जो रूम टेम्परेचर पे लेस कंपाउंड होगा वो कौन होगा, तो बेटा ये होगा CuCN2 और एक हो बेटा CuI2। ये दोनों क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे बेटा लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। और जब लेस स्टेबल होंगे तो आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे। तो बेटा आंसर कौन सा होगा बेटा, सी, साइनाइड आयन, तभी तो CuCN2 बनेगा, और आयोडाइड आयन ये CuI2 बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following acid will give maximum yield of alkyl bromide in Hunsdiecker reaction। बेटा आपको पता है Hunsdiecker रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम लेते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं ब्रोमीन से या हैलोजन से तो हमें मिलता है बेटा एल्किल ब्रोमाइड या हैलाइड। क्लियर। अब देखो कह रहे हैं कि मैक्सिमम यील्ड किससे होगी, कौन से एसिड से होगी। तो बेटा आपको पता है ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा तो आपको पता है जो रिएक्टिविटी ऑर्डर का होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल ये होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो, अब जब 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा एक्टिव होगा तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या करेगा, बहुत जल्दी बनेगा। और इनमें देख लो तो किससे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, इससे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा। तो हम आंसर कौन सा होगा, ए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैकेनिज्म बता दूं, देखो बेटा क्या होगा, सबसे पहले आपका सिल्वर आयन आएगा, ये H+ हट जाएगा, यहाँ पे Ag हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या करेगा, Br2 अटैक करेगा, Br2 अटैक करेगा तो यहाँ AgBr हो जाएगा बेटा, और इसके बाद क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOBr, ठीक है। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा बेटा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और ये ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगा और बेटा यहाँ से CO2 निकल जाएगी और अल्टीमेटली आपका ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ये हुआ, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे होगा। अब बताओ बेटा मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल कौन है, यही है। जब मोस्ट रिएक्टिव है तो मोस्ट सबसे जल्दी क्या होगा, मैक्सिमम यील्ड यही देगा। तो आंसर कौन सा होगा, ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच प्रोसेस डेल्टा H एंड डेल्टा E आर एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट सिमिलर। बेटा आपको पता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अगर ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू 0 की तरफ टेंड्स हो तो क्या होगा, डेल्टा H और डेल्टा H क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अब इन रिएक्शन में देखो आप, तो बेटा जो फर्स्ट रिएक्शन में इसमें देखो ऑल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर सॉलिड, और जो सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है वो टेंड्स टू 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब इस वाली रिएक्शन में जो डेल्टा S की वैल्यू है टेंड्स टू 0 होगी, तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H टेंड्स टू डेल्टा G के इक्विवेलेंट होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। बेटा बाकी रिएक्शन में देख लो, इसमें क्या है, लिक्विड है, एक्वस फेज है और गैस है। जाहिर सी बात है इसकी एंट्रोपी 0 के तरफ होगी नहीं, इसमें भी गैस है और इसमें भी गैस है, तो इसकी एंट्रोपी 0 तो होगी नहीं, नॉट इक्वल टू 0। इस वजह से आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SF4। बेटा ये हो गया सल्फर का स्ट्रक्चर, ये हो गया फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, कितना हो गया, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 5, हाइब्रिडेशन होगा sp3d, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो आंसर क्या होगा, sp3d प्लस का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, mixture of volatile compound A and B have total vapor pressure this where X is mole fraction of A mixture, hence P0 A and P0 B are। देखो बेटा
ये टोटल प्रेशर दिया इन्होंने 254 माइनस 119 एक्से, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि ये जो प्रेशर है वो केवल एक्से की वजह से है, इसमें एक्सबी का कोई पोर्शन ही नहीं है, तो फिर हम एक्से की वैल्यू क्या ले लेंगे बेटा 1, और जब एक्से की वैल्यू 1 ले लेंगे तो बेटा ये जो पी है ये पी नॉट ए हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 254 माइनस 119। क्लियर, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने क्या ले लिया 1 इन द सेंस है कि इसमें हम एक्स भी लिए ही नहीं है। जब एक्स भी नहीं लिए हैं तो क्या हो जाएगा, जो प्रेशर हो जाएगा वो प्योर फॉर्म में प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये जाएगी 135 mm ऑफ एच। क्लियर, अब क्या बात करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक्स लिया ही नहीं, एक्स भी लिया, तो एक्स नहीं लिया मतलब एक्स की वैल्यू हमने क्या ले ली 0। जब एक्स की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो जाहिर सी बात है जो प्रेशर होगा वो केवल बी की वजह से होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 254 माइनस 119 इंटू 0, तो पी नॉट बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 254। क्लियर, तो आंसर क्या होगा बेटा 135 एंड 254 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on compound A on oxidation with osmium tetraoxide and NaHSO3 followed by reaction with HiO4 give hexane 1,6 diol, hexane 1,6 diol द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। बेटा इससे जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और एक पे OH लगाते हैं और एक पे OH लगाते हैं, ठीक है। फर्दर इस पे जब रिएक्शन कराएंगे HiO4 की तो ये क्या करेगा, इसको बेटा ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है, CHO और ये हो जाएगा CHO। क्या बेटा यही हेक्सेन 1,6 डाइयल है, बिल्कुल यही है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा बी हो जाएगा। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम वही करेंगे बेटा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा तो बेटा ये कीटोन बन जाएगा, हमें कीटोन तो चाहिए नहीं तो ये गलत है। इसका भी सेम प्रोसीजर करेंगे, OH OH, यहाँ पे भी क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा बेटा, यहाँ भी कीटोन बन जाएगा और यहाँ भी कीटोन बन जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए डाइएल्डिहाइड चाहिए, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन दी गई है, सोडियम की रिएक्शन अमोनिया से कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा बेटा सोडामाइड बन जाएगा। अब इसको N2O से रिएक्शन करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा सोडियम एजाइड, ठीक है। और जब सोडियम एजाइड को हीट करते हैं तो बेटा हमें क्या मिलती है नाइट्रोजन गैस मिलती है। Z क्या है बेटा नाइट्रोजन गैस है, तो आंसर कौन सा होगा बेटा ए नाइट्रोजन गैस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी x फाउंड टू बी हैव अ सर्टेन वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कोई इलेक्ट्रॉन है, ये है, इसकी वेलोसिटी क्या है x है, ठीक। The velocity of the possessed by the neutron into have the same d Broglie wavelength। वो पूछ रहे हैं बेटा कि वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगी जब इसकी जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के बराबर है। तो ये होगा, मान लो कंडीशन ये दी गई है, आपको क्या होता है H अपॉन P मतलब क्या हो जाएगा mb, तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा H अपॉन ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। बस यहाँ से अब H वैल्यू कट आउट हो जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 और बेटा वेलोसिटी x दी है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 इंटू x अपॉन 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। क्लियर बेटा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी x अपॉन 1840। तो आंसर कौन सा होगा बेटा B इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर H2। बेटा H2 क्या है डाई एटॉमिक गैस है, ये कंफर्म है। और हाइड्रोजन आपको पता है कि ये क्या है वेगा बॉन्ड एलिमेंट है। इसको वेगा बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है एल्कली मेटल के साथ क्या बनता है हाइड्राइड आयन बनाता है और हैलोजन के साथ ये क्या करता है कैटायन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये एनायन भी बनाएगा एज वेल एज कैटायन भी बनाएगा, तो आंसर कौन सा होगा बेटा डी, डाई एटॉमिक है, इसके साथ एनायन भी बनाता है और कैटायन भी बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन y विल बी, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये है हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन कराएंगे
ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एलिमिनेशन। बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H5 C डबल CH3, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा H2NOH। क्लियर। इसमें क्या होगा बेटा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमें क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, ये बन गया बेटा आपका ऑक्सीजन। अब ऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करा रहे हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो बेटा ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके क्या बना लेगा, C6H5 CCS3, और यहाँ पे बन जाएगा बेटा एमीन, और यहाँ पे हो जाएगा H। ठीक है, तो अल्टीमेटली एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा, एक बार 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, एक H इधर ऐड होगा, एक H इधर होगा, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी, H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ जर्कोनियम फास्फेट। ये बेटा जर्कोनियम फास्फेट, इसको जब बेटा आयोनाइज करेंगे तो हमें मिलेगा 3 मोल ऑफ Zn+4 प्लस ये हो जाएगा 4 मोल ऑफ फास्फेट -3। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो ये हो जाएगा 3s और इसका हो जाएगा 4s। तो Ksp की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3s का क्यूब एंड 4s का पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27s क्यूब और ये हो जाएगा 4s के पावर 4। बेटा जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 6912s के पावर 7। क्लियर, हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एटॉमिक मास दिया हैविंग BCC स्ट्रक्चर एज यूनिट सेल एज 400 पिकोमीटर, देन द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज। बता, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू M अपॉन ये क्या होगा बेटा, N इंटू A के क्यूब। यही तो होता है, बस वैल्यू पुट आउट कर लो। बेटा BCC स्ट्रक्चर है देखो, तो Z की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि ये सभी कॉर्नर पे पाए जाते हैं, एक बॉडी सेंटर्ड पे, तो होगा कितना, Z की वैल्यू 2। बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं, 2 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 100, N की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। अब बेटा ये क्या दिया गया है, हमें डेंसिटी चाहिए किस में से, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमें जो ये 400 पिकोमीटर दिया गया इसको किस में चेंज करना पड़ेगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको चेंज करोगे तो हो जाएगा 10⁻−10। क्लियर, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻−10 का क्यूब। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लिस्ट रिएक्टिव विद वाटर। ठीक है, इनकी रिएक्शन करानी है वाटर से। बेटा आपको पता है कि ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, ये शो करेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन, यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा बेटा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक तब करेगा जब इस पे क्या हो, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें देखो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, Cl-I ग्रुप है। ये -I ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कैरेक्टर को बढ़ाएगा। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ वाले देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये कौन सा है, +R ग्रुप है। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और देखो ये रिंग है, रिंग भी क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसका जो वैल्यू होगी वो कम होगी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को कम करेगा। तो ठीक है, यहाँ भी कम होगा क्योंकि ये भी क्या है, +R है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी। इसमें देखो बेटा ये तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को बढ़ाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को कम करेगा। बेटा सबसे कम पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू किस में हो रही है,
इसमें, क्योंकि क्या दोनों क्या कर रहे हैं, इसके पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर को कम कर रहे हैं, और जब ये सबसे कम पॉजिटिव चार्ज इसके पास होगा तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करने को प्रीफर ही नहीं करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in CrO2 Cl2 oxidation number of Cre+3 then oxygen will be in the form। बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म को बता देंगे। तो बेटा यहां से अगर देखो इसको CrO2 NH3 होल 4 H2O, इसको बेटा +2 लिख सकता हूं, क्योंकि देखो यहाँ Cl2 है तो ये हो जाएगा +2। बस Cr का वो बोल रहे हैं +3 लेना है आपको, O2 का मान लिया x इंटू 2 +0 इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा -1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। ये कौन सा है बेटा, सुपर ऑक्सो फॉर्म है, तो आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज लोवेस्ट। ठीक है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी, और ये सबसे लोवेस्ट पूछ रहा है, मतलब आई सी की वैल्यू जिसमें सबसे कम होगी बेटा वही लोवेस्ट होगा। देखो सब में क्या हो रहा है, इसमें भी आई की वैल्यू ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी देखो आई की वैल्यू इसमें करीब आएगी बेटा आपकी 5 और इसमें करीब 3 आएगी, तो ये ज्यादा होगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 होगा, ये भी ज्यादा होगा, और इसके भी आईसीयू वैल्यू की ज्यादा होगी। सबसे कम आईसीयू वैल्यू बेटा इसमें आएगी, इसी वजह से आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग द अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। देखो बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि एक पे क्या है OH ग्रुप लगा है और दूसरे पे क्या है स्टर ग्रुप लगा, ये बेटा आपका क्या है, हेमी एसिटल। ठीक है, और ये हेमी एसिटल कैसे बन रहा है, देखो बेटा ये है आपका C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया CH2 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 1 2 3 CH2 एंड OH। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ये इसके लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड ओपन होगा, ये OH ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा और ये इस पे अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन जा रहा है बेटा, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, पर विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, इसलिए कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी and the value of K and electrochemical cell which E naught cell equal to 0.08 volt and delta G, बस E सेल बटा डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, माइनस का NF E naught सेल। ठीक है बेटा, E naught सेल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्लियर, डेल्टा G की वैल्यू आपकी निगेटिव आ गई। सेकंड केस में देखो बेटा क्या होगा, सेकेंड केस में ये होगा कि आपको पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है 2.303 माइनस का RT log KC। ठीक है, यहां से ये पता चल रहा है कि बेटा जो KC है वो निगेटिव ऑफ डेल्टा जी है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो जाहिर सी बात है KC की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बस ये वैल्यू चेक कर लें, डेल्टा जी निगेटिव होगा और K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। Next question, consider the following compound, order of basicity of this compound in decreasing। बेटा जो बेसिसिटी होगी ये होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे जितना ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी बेटा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो बेटा यहाँ पे जो नाइट्रोजन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस आई ग्रुप है, ये दोनों क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो ये सबसे ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इसी के पास है, तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी। अब चेक करते हैं इन तीनों में, तो इन तीनों में देखो बेटा जो फोर्थ वाला है, देखो इसके पास क्या है, ये जो लोन पेयर है ये क्या है, इस रिंग के कॉन्जुगेशन में है, और ये यहाँ का लोन पेयर क्या है,
कॉन्जुगेशन में है, मतलब यहाँ पे जो लोन पेयर की एबिलिटी है वो बिल्कुल कम है, और जब लोन पेयर की एबिलिटी कम है तो जाहिर सी बात है इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, तो सबसे कम 4 होगा और सबसे ज्यादा फर्स्ट होगा। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में देखो बेटा ये क्या है, माइनस आई है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा दो दो माइनस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, तो यहाँ ज्यादा होगा तो एक्स की बेसिक स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में कम होगी, तो 3 इज मोर बेसिक देन 2, तो क्या होगा, ऑर्डर होगा 1 3 2 4, बेटा आंसर देख लो 1 3 2 4, फोर्थ होगा बेटा 1 3 2 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी, ये बेटा कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें क्या होगा बेटा ये Br यहाँ से रिप्लेस करेगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन, जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तो बेटा ये क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा, तो रीअरेंज कैसे करेगा बेटा, देखो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CHH और ये CH2, ठीक है बेटा, इस पे होगा क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा CH3, क्लियर, ये बन गया। अब ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है, जब ये अटैक करेगा तो बेटा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, क्यूमीन, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी, ठीक है, लेकिन देखो बी है बट तुरंत आप आंसर नहीं करेंगे, आप सी भी देख लो डी भी देखो, देखो इसमें क्या कह रहा है कि बी ये तो बनेगा, ये तो मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें माइनर प्रोडक्ट भी तो बनेगा, तो बेटा आंसर कौन सा होगा बेटा सी, ठीक है, कुछ प्रोपोर्शन इसके भी डायरेक्ट अटैक करेंगे पर जो मेजर होगा वो ये होगा। फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं 1:1 मिक्सचर ऑफ दिस, बेटा गलत है, ये ज्यादा बनेगा ये कम होगा, तो 1:1 मिक्सचर तो होगा नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, डी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following correct order of acidic strength among this, बट आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो इनमें देखो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितना हो जाएगा, प्लस का 5, इसमें प्लस का 6, इसमें बेटा प्लस का 4 और इसमें प्लस का 4, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, SO3 का होगा, देन उससे कम किसका होगा, N2O5 का। अब बात करते हैं इन दोनों में CO2 और SiO2, तो ये बेटा होगा जब दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम चेक करेंगे, और इसमें अगर सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे बता दो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से क्या है, ज्यादा है, इस वजह से CO2 क्या होगा, मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू SiO2, क्लियर, तो बेटा ये ऑर्डर होगा, अब ये ऑर्डर होगा तो आंसर कौन सा होगा आपका, ये सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, an opal vessel at 27 degrees Celsius is heated until 3/5 of the air has been expelled, assuming the volume of vessel remain constant, the temperature of vessel has to be, बेटा आपको पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा N1T1 इक्वल टू N2T2, क्लियर। अब N1 क्या है, मान लो कि इनिशियल जो भी वैल्यू है वो N1 है और बाद में जो बची वैल्यू है वो N2 है, तो N1 की वैल्यू आप N मान लो, ये हो जाएगा T1, बाद में क्या हो जा रहा है बेटा, इसका 3/5 आपका एलिमिनेट हो जा रहा है, अगर मान लो 1 था पहले 3/5 स्केप कर गया तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो गई, 1 - 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/5N, ठीक है, इंटू T2, बस N T की वैल्यू बेटा यहाँ 300, 2/5 N T2 हमें पूछ रहा है, बस ये हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 300 × 5/2, तो T2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा कितना 750 केल्विन, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन X वुड बी, बेटा HCl है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो, ये होगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, वहां पे क्या करेगा आपका अकॉर्डिंग टू मोरिकोनिकॉफ रूल, यहाँ पे H ऐड होगा और यहाँ पे क्या ऐड होगा, Cl ऐड होगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, A इज द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of 0.01 normal NaCl solution at 25 degree Celsius is 200 ohm, cell constant is unity,
द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज, मतलब ये पूछ रहे हैं। क्लियर? ये होता है बेटा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, यही तो होता है, बस हमें कप्पा मिल जाए मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो ये होता है बेटा कप्पा को आपको पता ही हो जाएगा 1 अपॉन रो, ठीक है, और रेजिस्टेंस बराबर आपने पढ़ेगा रो एल बाई ए। क्लियर? ये रिलेशन पढ़ा है। अब ये बेटा एल बाई ए क्या होता है? सेल कांस्टेंट, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस दिया है, कप्पा हमें चाहिए, तो बस ये वैल्यू यहाँ पुट आउट कर देंगे, तो यहाँ आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कप्पा एल ए। ये हो गया। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल ए बाई आर, यही हो गया। बस यहां से कप्पा निकाल लेते हैं। तो के एल बाई ए की वैल्यू 1 दिया है, आर की वैल्यू कितना है? 200, बस। तो कप्पा हो जाएगा 1 बाई 200, यहाँ वैल्यू पुट आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 200 इंटू 1000 अपन नॉर्मलिटी कितना दिया बेटा? 0.01, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 500, ठीक है। यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट मास। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? ए इज द राइट आंसर। Which among the following compounds on basic hydrolysis give formaldehyde? बेटा सबकी हाइड्रोलिसिस कर लो आप। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? OH OH OH। अब बेटा एक पे दो वाटर मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। ये बन जाएगा CH, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया बेटा? फॉर्मिक एसिड। तो ये तो होगा नहीं। यहाँ सेम काम करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराओगे, एक OH यहाँ हो जाएगा, एक OH यहाँ हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CHO। ये क्या हो गया बेटा? एसिटल एल्डिहाइड। हमें क्या चाहिए? फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ देखते हैं बेटा, ये हो जाएगा CH2, हाइड्रोलिसिस कराओगे OH OH और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, बन जाएगा CH2O। और यही क्या है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। For a reaction A plus 2B equal to 2C, the following data were obtained. Initial concentration. तो बेटा हमें A के रेस्पेक्ट में क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले चूज करते हैं कि पहले A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक करनी है, तो हम क्या करें? B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कर दें और A का कांस्टेंट वेरी कराएं। तो बेटा फर्स्ट एंड सेकंड वाले स्टेप में देखो, B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, पर जब हम A का कॉन्सेंट्रेशन दोगुना कर रहे हैं तो जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जा रही है? डबल हो जा रही है। हमने कंसंट्रेशन डबल किया, रेट डबल हो गई, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी बेटा? फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं बी की बात करते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू को कांस्टेंट करते हैं, बी को वेरी करके देखते हैं। तो बेटा देखो स्टेप फर्स्ट और स्टेप 4 दोनों में ए की कंसंट्रेशन सेम है, पर बी की कंसंट्रेशन देखो क्या हो रही है? डबल हो रही है, ठीक है। तो जब B की कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं तो रेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी? वो बेटा 0 हो जाएगी। बस रेट लगा दो। तो कौन सा आंसर सही होगा बेटा? ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, B के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू पेरोक्साइड? बेटा ये होगा BaO2। ये तीनों क्या है? ये बेटा क्या है? ऑक्साइड है, पेरोक्साइड नहीं है, ये पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following compound will show geometrical isomer? बेटा आपको पता है जियोमेट्रिकल आइसोमर में क्या होना चाहिए? ये दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, जिसमें अलग अलग होगा उसमें होगा। देखो इस डबल बॉन्ड के लाऊंगे, दोनों सेम है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। देखो इसमें क्या है? ये दोनों सेम है तो ये भी नहीं होगा। इसमें हाँ बिल्कुल ये अलग है, और बेटा ये दोनों अलग है, तो कौन सा शो करेगा? डी वाला शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.365 gram an organic compound containing nitrogen give 56 ml of nitrogen at STP. The percentage nitrogen in given compound. बेटा ये कौन सी मेथड से है? ये ड्यूमा मेथड है, और ड्यूमा मेथड के लिए परसेंटेज नाइट्रोजन का फार्मूला इसको आप याद कर लो कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP अपॉन 8 into weight of organic compound. क्लियर? बस वैल्यू पुट आउट कर दो। ये कितना दिया है? 56, 8। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा?
0.365। इसको जब सॉल्व करोगे ये जाएगा 7 टाइम्स सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 19.18। तो इसमें कितना परसेंट है नाइट्रोजन का? 19.18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, water soluble salt X when heated decompose into three product A, B, C. Here B, C are two different paramagnetic gases while A in yellow in hot condition. Here salt X is। बेटा इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे तो ये बनाएगा ये, देन NO2 देन O2। ठीक है बेटा, ये दोनों गैसें तो पैरामैग्नेटिक है, ये बात सही है, लेकिन H2O ये कह रहे हैं कि हॉट कंडीशन में क्या है, येलो होना चाहिए, पर ये बेटा हॉट करते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। इसको करेंगे तो बेटा देखो ये बनेगा Fe2O3 और CO2 गैस। ठीक है बेटा, इसमें दो गैसें तो बन नहीं रही इसलिए ये होगा नहीं। इसमें क्या होगा बेटा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, बेटा ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं बेटा, यहाँ बनेगा लेड ऑक्साइड NO2 एंड हियर इज द O2। बेटा इसमें भी दो गैसें बन रही हैं, ये दोनों गैसें क्या हैं, पैरामैग्नेटिक है, ये बात तो सही है। और PbO क्या होता है, इसका जो रोम्बोक्लिनिक फॉर्म होता है ये बेटा येलो होता है हीट करने पे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ HCl विल नॉट सप्रेस द आयनाइजेशन ऑफ। बेटा एडिशन ऑफ HCl मतलब जब हम वीक एसिड या बेस में अगर एसिड को स्ट्रॉन्ग को ऐड करते हैं तब जो वीक एसिड का आयनाइजेशन है वो कम हो जाता है। तो इसमें देखो जो वीक होगा उसमें अगर HCl आप ऐड करोगे तो उसका आयनाइजेशन कम होगा, स्ट्रॉन्ग में ऐड करने पे HCl से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा इन तीनों को देखो तो ये क्या है, वीक एसिड है, इसमें अगर आप HCl डालोगे तो इनका जो आयनाइजेशन है वो कम हो जाएगा। लेकिन H2SO4 क्या है, ये बेटा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस पे आप HCl डालो या नहीं डालो इसके आयनाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिप्ड क्रीम। बेटा व्हिप्ड क्रीम किसका एग्जांपल है, फोम का। और फोम में क्या होता है, डिस्पर्सिव फेज आपका बेटा गैस होती है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when sulfur in the form of acid is heated to 900 Kelvin, the initial pressure of 1 atm falls to be 29% at equilibrium. This is because of conversion of some this the value of equilibrium constant। बेटा एसिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, 4H2 में। क्लियर, इनिशियली कितना है बेटा, टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर है और बाद में कह रहे हैं कि वो 29% फॉल हो गया, मतलब एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, ये 1 - x हो जाएगा, ये बेटा 4x हो जाएगा। मैं सीधा सीधा इसकी पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, अब देखो ये जो x है वो कह रहे हैं कि कितना फॉल हो गया, 0.29%, मतलब 0.29% क्या हो गया, कम हो गया। तो बस ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा 0.29, बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 - 0.29 और यहाँ हो जाएगा 4 × 0.29। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा Kp की वैल्यू बेटा, इसका आप कर लो तो ये हो जाएगा 4x का क्यूब, सॉरी पावर 4 अपान ये हो जाएगा बेटा 1 - x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 0.29 का पावर 4 अपान 1 - 0.29। इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.558 एटमॉस्फेयर का। ठीक है बेटा, ये जो होगा ये मैंने डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर ही ले लिया है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 mole of iron sulfate in acidic medium are oxidized by X mole of KMnO4, where 2 mole of FeCO2 in the acidic medium are oxidized by Y mole of KMnO4. The ratio of X and YB। आपको पता है बेटा कि मिली मोल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 एंड दूसरा होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4। ठीक है, ये होगा बेटा मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर और ये होगा मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, यही तो होगा। अब बेटा आपको FeSO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है ये तो पता ही होगा, +1 या 1 होगा। और बेटा एसिडिक मीडियम है तो KMnO का वैलेंसी 4 + 5 मतलब 5 होता है। क्लियर, बस वैल्यू पुट आउट कर लें। ये कह रहे हैं मोल कितने यूज हो रहे हैं, x मोल वैलेंसी फैक्टर 5
एन की वैल्यू कितना है बेटा 1, वैलेंसी एन की वैल्यू 2 दिया है, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा 2/5। एक्स हो गया 2/5, यहाँ निकालते हैं। वाई मोल यूज कर रहे हैं, 5 होगा वैलेंसी फैक्टर। बेटा FeC2O4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, यहाँ होता है वैलेंसी फैक्टर इसका 3। क्लियर। बस मोल कितने दे रहे हैं, 2 मोल दिया, 3 हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 6/5। क्लियर। बस दोनों को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो x बाई वाई क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2/5 इंटू 6 इंटू 5, यही तो होगा। 5 कैंसिल हो जाएगा 1/3। तो जो रेशियो आएगा कितना आएगा 1/3 का रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर साइनाइड हीट किया, सिल्वर मिला, फिर उसके साथ हमने ए को मिक्स किया, बेस के प्रेजेंस में एक्स एंड वाई दिया, देन व्हाट। बेटा जब सिल्वर साइनाइड को हीट करते हैं तो ये होता है, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं AgCN को। बेटा जब इसको आप हीट करोगे तो ये साइनाइड देगा और 2 मॉलिक्यूल क्या बना लेता है Ag। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, जो A बना ये क्या बना बेटा CN डाई पॉजिटिव। अब बात करते हैं, इस पे हमने क्या दिया, बेस डाला। जब बेस डालोगे बेटा तो ये साइनाइड आयन में टूट जाएगा, इसके अलावा क्या बना लेता है OCN-। ठीक है, तो जो X है वो क्या है, साइनाइड आयन है, और Y क्या है बेटा OCN-, साथ साथ में वाटर भी बनाता है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा B। देखो पहले साइनाइड बनेगा फिर साइनाइड आयन, ये तो हमारा आंसर कौन सा होगा, B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following amino acid forms sulfide bond in polypeptide। बेटा जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होंगे वही तो सल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे, और इनमें से क्या है सिस्टीन बेटा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा B इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following amine forms a yellow oil with Na2NO concentrated H2O। बेटा सेकेंडरी एमीन है, सभी सब्स्टिट्यूटेड एमीन है, सभी क्या करेंगे येलो कलर का कंपाउंड बनाएंगे। तो आंसर कौन सा होगा बेटा D इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following outer orbital complex has the high magnetic moment। बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है हाई मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जो n की वैल्यू वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। देखो बेटा इसमें तो n की वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। बात करते हैं इसमें, तो इसकी वैल्यू होगा बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +2। तो यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ND5 होगा, मतलब 3D5 होगा। ठीक है, इसके पास क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना भी रहा है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन दी गई है, पूछ रहे हैं एक्स क्या होगा। बेटा ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, पहले ये RMGX से रिएक्शन करा रहे हैं, फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस भी कराई जाती है, तब बेटा आपका अल्टीमेटली क्या बनता है कीटोन बन जाता है। तो इसमें क्या बनेगा कीटोन बनेगा। कैसे, पहले बेटा देखो ये बॉन्ड यहाँ रोटेट होगी, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर ये बनेगा CH3 CH2C, यहाँ पे हो जाएगा बेटा CH3 ऐड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड NMgCl। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपका बन जाएगा B इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound does not liberate oxygen gas on warming with concentrate H2SO4। बेटा जब आप इसको concentrate H2SO4 के साथ हीट करोगे तो ये क्या बना लेगा बेटा ओलियम बना लेता है। ठीक है, और जब ओलियम बना लेगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा H2S2O7, मतलब इससे ऑक्सीजन लिबरेट ही नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा ए होगा। ठीक है, बाकी के साथ अगर आप H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो सभी क्या बनाएंगे मेटल सल्फेट बना लेंगे बेटा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो सभी क्या होंगे मेटल सल्फेट बना लेंगे ऑक्सीजन गैस रिलीज कर लेंगे, लेकिन ये क्या है ये इसके साथ ओलियम बना लेगी ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The enthalpy of vaporization of substance is 840 joule per mole and its boiling point is minus का 173 डिग्री सेल्सियस। इट्स एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बेटा एंथैल्पी दिया और फिर एंथैल्पी पूछ रहा है तो इसको करेक्ट करना, ये एंथैल्पी नहीं ये क्या पूछ रहा है एंट्रोपी पूछ रहा है। ठीक है, तो बस एंट्रोपी निकाल लेते हैं बेटा। क्या होगा एंट्रोपी, देखो
इंट्रोपी होता है डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। बस डेल्टा कितना है 840, इसका टेम्परेचर कितना होगा 273, ऐड कर दो 33 माइनस है, ऐड हो जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 केल्विन। ठीक है, इसको वो करोगे तो बेटा वैल्यू आ जाएगी 8.4 जूलो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ये इज द राइट आंसर। क्लियर। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने टेस्ट 96 के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या किसी में डाउट हो तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई भी क्वेरीज हो अपने विचार मेरे साथ जरूर शेयर करें। बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप लगे रहें इसमें। जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है तो जम के तैयारी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।